तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में स्वागत है आपका। और हम लोग आईटीसी कर रहे थे और सेक्शन 18 का हमने कुछ पार्ट आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन के रूप में। एक बार मैं दोबारा आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर आप सेक्शन 18 देखेंगे तो इसके 6 पार्ट हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 1 के 4 पार्ट हैं, ए, बी, सी और डी। ए में जो लिखा हुआ वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाते हैं, लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं, तो आपके जिस दिन आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए उसके ठीक पहले का जितना भी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ उसका हम क्रेडिट दे देंगे। तो मान लीजिए आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड यहां हुए, आपने 30 डेज के लिए अप्लाई भी कर दिया और आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 10 दिन में आता है। यहां रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया। मुझे बताइए आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? जिस डेट ऑफ दिन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट मिला है या जिस दिन आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए? लायबल टू बी रजिस्टर्ड। लाइबल लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए हैं। बोला कि अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए हैं मान लीजिए 30 जून को, तो 29 जून को जितना भी इनपुट पड़ा हुआ था आपके पास या इनपुट सेमी फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ था या इनपुट फिनिश गुड्स में पड़ा हुआ था, उसका हम आपको क्रेडिट दे देंगे। ठीक बात है? सर। ये लेकिन ये हमको उसको सामने वाली पार्टी को बताना पड़ेगा ना सर, क्या चीज? क्योंकि उसने जो इनवॉइस लेस किया वो नहीं नहीं गणेश जी, याद रखिएगा ये क्रेडिट कौन सा है? जो स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ उसका है। एक वो क्रेडिट है जब आप लायबल टू यहां पर जो आपने इनपुट इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स खरीदा होगा, इसके लिए तो आप रिवाइज इनवॉइस लेते हैं जहां पर आप सामने वाले पार्टी को बताते हैं। ठीक बात है? यस यस गॉट इट। लेकिन इस ये जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें सामने वाले पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है। ओके उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपके पास टैक्स पेड इनवॉइस होना चाहिए, ओके जो 2 में लिखा हुआ है। ओके और ये इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक बात? टू बी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना? नहीं, इसके लिए अलग फॉर्म फाइल करना पड़ेगा क्लेम करने के लिए। अब आप समझिए इस चीज को क्या हो रहा है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये ऐसा कर क्यों रही है गवर्नमेंट, ये समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का एमआरपी है 100 रुपीज। आपने कोई प्रोडक्ट लेके आए थे 60 + 6 = 66, 10% मान लीजिए। अब आप जब इसको बेच रहे थे तो 100 रुपए में बेच रहे थे। हेलो, यस। कितना रुपया प्रॉफिट कमा रहे थे? 100 - 66 34। 30। लेकिन आपका नाउ यू बिकेम लायबल टू बी रजिस्टर्ड। यस। जैसे अब लायबल टू बी रजिस्टर्ड हुए, अब आपको 100 रुपए में बेच रहा है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। यस। मान लीजिए अब आप बेच रहे हैं 90 + 10, पहले तो 100 आपके पूरे पॉकेट में था बिकॉज यू वर अनरजिस्टर्ड। नाउ क्योंकि आप रजिस्टर्ड हो गए, आपको 10 रुपीज का टैक्स भी तो कलेक्ट करेंगे आप। यस। आपके पॉकेट में तो सिर्फ 90 रुपए आएगा। प्रॉफिट कितना हो गया अब आपका? 24। 24। ऊपर से आपको इसका क्रेडिट भी नहीं मिला। अब गवर्नमेंट ने क्या किया? बोला ऐसा नहीं, घबराओ मत, आपको ये नुकसान तो होगा, लेकिन इस नुकसान की भरपाई करने के लिए हम लोग आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि ये 6 रुपया का हम आपको क्रेडिट दे देते हैं अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो, इनवॉइस के साथ। यस। आया समझ में ये क्या क्यों हो रहा है? हाँ।
अब एक बात और समझिए, ये 18 सबसेक्शन 2 और ये कैलकुलेशन कैसे होगा। मान लीजिए आपके पास इनपुट ए पड़ा हुआ है 200 यूनिट 29 जून को। अब आपको क्या करना है, आपको ये 200 यूनिट जो आपके पास पड़ा हुआ है उसका आपको इनवॉइस ढूंढना है। आपके पास इनवॉइस होगा, ये इनवॉइस मान लीजिए आपको मिल गया, ये 29 जून 2021 का है, आपको इनवॉइस मिल गया 200 यूनिट का जो 18 जून 2020 का था। अब इनवॉइस कितने साल से पुराना नहीं होना चाहिए? 1 year. 1 साल से। ये 1 साल से ज्यादा पुराना इनवॉइस है यस। तो इसका क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। Okay. क्लियर है? Yes. यस। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये इनवॉइस आपके 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? नहीं। नहीं. क्योंकि आप तो अनरजिस्टर्ड थे उसमें। क्या इस इनवॉइस पे आपका जीएसटीएन नंबर होगा? नो। वो भी नहीं होगा। इसमें तो सिर्फ सेलर का जीएसटी नंबर और टैक्स का अमाउंट लिखा होगा। Yes. तो इनवॉइस जो सेक्शन 16 के कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसके बावजूद ये क्रेडिट दे रहा है या नहीं दे रहा है? हाँ. यस। हमारा समझ में। Yes. अब आप समझिए, ये 200 यूनिट का आपने दोबारा से इनवॉइस ढूंढा तो आपको 50 यूनिट का इनवॉइस तो 1 जुलाई 2020 का मिला, 1 साल के अंदर का है, तो इसका क्रेडिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा. मिलेगा। फिर 60 यूनिट आपको मिला 1 अगस्त 2020 का, इसका भी मिल जाएगा। मिल जाएगा. और 110 यूनिट मिला 1 जून 2020 का, इसका नहीं मिलेगा। ये 90 यूनिट सॉरी, इसका नहीं मिलेगा, तो सिर्फ इस दोनों का मिल जाएगा। ठीक बात। आपको फॉर्म कौन सा फाइल करना है? ITC 01, ये क्रेडिट क्लेम करने के लिए। कोई दिक्कत? यहां पर कोई सवाल है तो पूछिए। सर 90 यूनिट जो 16/2020 वाला क्यों नहीं मिला सर? क्योंकि More than 1 year. आपका 29 जून 2000 कौन सा लिखा था? 2021 है ना। 29 जून 2021 को आप लायबल हुए, Yes. तो 29 जून अगर 2021 को अगर आप लायबल हो रहे हैं तो 1 साल से हाँ ज्यादा सर. हो गया हाँ ना। सर. क्लियर हो गया. हाँ सर. वो 21 था वो. ठीक है सर. ठीक। तो अगर किसी का भी आप अगर ये काम कर रहे हैं ITC 01 वाला, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। कंपोजिट से रेगुलर में आएंगे तो भी ITC 01। अभी कंपोजिट से रेगुलर करते हैं। दूसरी बात मैं ये बोल रहा हूं, सिर्फ ये ITC 01 में आपको इनपुट का क्रेडिट देगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने इनपुट सर्विस लिया हुआ क्रेडिट नहीं मिलेगा। इससे पहले आपने कैपिटल गुड्स लिया हुआ, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक बात। यस। और इस पीरियड में लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला, कितने दिन में मिला? 10 दिन में। तो इस 10 दिन के दौरान जितना भी आपने इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस लिया है उस सब का क्रेडिट मिलेगा, प्रोवाइडेड यू हैव रिवाइज इनवॉइस। Yes. प्रोवाइडेड यू हैव रिवाइज इनवॉइस। ये तो आपके ऊपर एहसान कर रही है गवर्नमेंट। किसके ऊपर एहसान कर रही है? सिर्फ इनपुट के ऊपर क्रेडिट लेने के लिए। आया? Yes sir. यस सर। यस सर। सिमिलरली ये बी लेके आए वो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। बोलो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जो करवा रहा है उसको भी हम इनपुट पे क्रेडिट दे देंगे, लेकिन वहां पर डेट क्या होगा? बोला जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके 1 दिन पहले वाला। जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला उसके 1 दिन पहले वाला। इसका मतलब जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसमें वो कौन सा डेट देखेंगे? रजिस्ट्रेशन के पहले वाला। Yeah. ठीक। Yes, sir. तो जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रहा है उसको सिर्फ इनपुट का क्रेडिट मिलेगा, और रिवाइज इनवॉइस का कोई भी कॉन्सेप्ट वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को एप्लीकेबल नहीं होगा। नहीं होगा. ठीक बात है या नहीं है? Yes sir. अब आइए एक बार लॉ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सी और डी करते हैं।
देखिए ये एक्चुअल लॉ है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सेक्शन 16 के कंडीशंस को नहीं भी सेटिस्फाई कर रहा है, उसके बावजूद ये क्रेडिट दे रहा है, लेकिन कुछ ओवर राइडिंग ये सब नहीं कर रहा है, सिंपल ऐसे ही स्टार्ट किया है। मुझे लगा मैंने कुछ मिस किया है। चलिए 18 सबसेक्शन 1 है availability of ITC on opening stock where a person applies for registration within 30 days। तो कंडीशन ये है कि 30 डेज के अंदर अप्लाई करें, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब। और ये प्रिस्क्राइब जब भी लिखा हुआ तो रूल देखना, रूल 40 एप्लीकेबल है। A person who has applied for registration under this act within 30 days from the date on which he becomes liable to registration. Now, why he will become liable to registration? You cross the aggregate turnover. Special limit section 22 Section 22 and 24 कंपल्सरी सर। हाँ तो कंपल्सरी तो बाद में भी हो सकता है। ओके, शुरुआत में कंपल्सरी हो थोड़ी जरूरी है। आप जो बोलते कौन सा, मेरे ख्याल से डबल ए ओवरराइड होगा सर। क्या चीज? डबल ए ओवरराइड होगा। डबल ए? हाँ, जो नया क्लॉज में आया ना, नोटिफाई अभी तक हुआ नहीं है। हाँ, वो क्लॉज को ओवरराइड हो जाएगा सर। ये सारा ही क्लॉज ओवरराइड होना चाहिए सेक्शन। नहीं ना सर, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। नहीं, कैसे हो गया? इनवॉइस, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए जिसमें आपका बायर का भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। हाँ, है क्या? नहीं है ना? सही है। तो ए नहीं है, डबल ए नहीं है, बी है, सी है, डी नहीं है। डी तो वो आईटीसी 01 के थ्रू क्लेम करेगा। ठीक है, चलिए। And has been granted such registration shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock and inputs contained in semi-finished or finished goods held in stock on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provisions of this act। तो liable to registration हमने 29 जून लिखा था और इसको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला है मान लीजिए 8 जुलाई को। तो आपको जो स्टॉक की पोजीशन देखनी है वो किस डेट को देखनी है? 28 जून को देखनी है। ठीक है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में होता तो किस डेट को देखते हैं? 7/7 प्रीवियस डे। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट इनपुट पे मिलेगा, इनपुट सर्विस पे नहीं मिलेगा और कैपिटल गुड्स पे नहीं मिलेगा। नो आईटीसी ऑन इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड्स। लेकिन इनपुट का क्रेडिट चाहिए तो आपको आईटीसी 01 फाइल करना पड़ेगा। ठीक बात। दूसरी बात है कि आपके पास जो इनवॉइस पेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन आपने अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। आप भी पहले अनरजिस्टर्ड थे, तो अनरजिस्टर्ड से खरीदा, इस पे आपको ओपनिंग स्टॉक पे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपको उसी पे क्रेडिट मिलेगा जो आपने रजिस्टर्ड से खरीदा हुआ होगा। ठीक बात। टू क्लेम क्रेडिट इनवर्ड सप्लाई शुड हैव बीन एक्वायर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। और दूसरी जो कंडीशंस है 18 सबसेक्शन 2 में जो लिखी हुई है कि इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक बात। Example, a person becomes liable to pay tax on 1st August and has obtained registration on 15th August and has been granted registration, लिख देता हूँ obtained क्यों, granted registration on 15th August. Such person is eligible for input tax credit on inputs held on in stock as on 31st July, 1 जुलाई से ठीक पहले। Please note that these inputs have been acquired before it becomes liable for registration. Still, the person is eligible to take ITC, but only on inputs. Any input service or capital goods acquired on or after person becomes liable for registration. Liable for registration के बाद अगर वो input service या capital goods acquire करता है, तो full ITC can be taken if such person is eligible, बस बशर्ते उसके पास कौन सा इनवॉइस हो? रिवाइज इनवॉइस। Also, if registration is applied after the expiry of 30 days, then नहीं, also word हटाता हूँ,
if registration is applied after the expiry of 30 days, then it shall not be eligible for ITC on inputs held on the date of grant of registration certificate. However, ये दोबारा आ गया, however it can take ITC on inputs, input service or capital goods if required on or after the date of grant of registration certificate. हाँ, ये तो ठीक ही है, registration certificate बाद अगर कुछ भी acquire करता है तो उसको credit मिलेगा. Also, any input, capital goods input service acquired on or after a person becomes liable for registration, such credit can also be claimed if supplier issues revised invoice. ठीक है? Yes. चलिए, इसका बताइएगा. LMN Private Limited, Coimbatore. LMN Private Limited, Coimbatore exclusively manufactures and sells product X, which is exempt from GST, by notification issued under relevant GST legislation. The company sells X only within Tamil Nadu and is not registered under GST. But why he is not registered under GST? Exclusively Exempted dealing in supply. the exempted supply. Exclusively exempt supply. किस section में? Yes. Section 23. 23. बहुत बढ़िया. The turnover of the company in the previous year was 45 lakh. पिछले साल का turnover कितना है? 45 lakh. The company expects the sale to grow by 30% in the current year, यानी 45 लाख से भी ऊपर चला जाएगा. और ये सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई करता है, ये इंटर भी कर रहा है. Intra. सिर्फ इंट्रा कर रहा है. The company purchased additional machines for manufacturing X on 1st July. The purchase price of the capital goods was 30 lakh exclusive of GST at the rate of 18%. ठीक है, डेट याद रखिएगा. However, effective 1st November, exemption available on X was withdrawn by the central government and GST at the rate of 12% was imposed thereon. ठीक है. The turnover of the company for the half year ended on 30th September was 45 lakh. बताइए, will he become liable for registration? Yes or no? Yes. Yes. He will become liable for registration. कब से? Yes. 1st November. फर्स्ट नवंबर से. और इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा? 40 lakhs. 40 lakhs, क्योंकि ओनली विद इन तमिलनाडु है. Examine the above scenario and advise LMN Private whether it needs to get registered under GST. So yes, because its aggregate turnover exceeds the threshold limit of 40 lakhs. ठीक बात? If the answer to the above question is in affirmative, advise LMN Private Limited whether it can avail ITC on additional machinery purchase exclusively for manufacturing X. बताइए, इस मशीनरी पे ऊपर वो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा? नहीं. कहिए. नहीं मिलेगा सर. कैपिटल गुड्स है. Capital goods. With effect from this, it is engaged in taxable supply and aggregate turnover this is liable for registration. As per 18(1)(a), if it applies for registration within 30 days from the day it becomes liable for it, then it is eligible to claim credit of inputs on stock held on 1st November. Yes or no? Yes. अब मुझे एक बात बताइए, अगर वो ट्रेडिंग करता था एक्स प्रोडक्ट की और एक्स एग्जेम्प्ट था तो क्रेडिट कुछ मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा. उसमें टैक्स ही नहीं था. टैक्स पेइंग इनवॉइस होना चाहिए ना. Yes sir. Yes. अब इसका मतलब इस अगर अचानक से कोई प्रोडक्ट को टैक्स कर दिया जाता है तो रिटेलर को नुकसान क्या होता है? जीरो से अगर किसी प्रोडक्ट को 12% में ले आया जाए तो रिटेलर को जो B2C करता है उसको नुकसान क्या होता है? उसको एमआरपी में ही बेचता था ना वो. हाँ. अगर वो एमआरपी में बेचता था 12%, अब उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा. पॉकेट से देगा. Yes sir. प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? Yes sir. अब आप दूसरी बात समझिए. मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, ये क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरर है एंड सेल्स प्रोडक्ट्स. अब मैन्युफैक्चरर तो पॉसिबल है कि हाँ. वो ABC इनपुट और ये सब टैक्सेबल इनपुट था. Yes. तीनों को मिला के जो प्रोडक्ट एक्स बनाता था वो एग्जेम्प्ट था. Yes. यस और नो? Yes. इसको अगर टैक्सेबल कर दिया गया है तो ABC के पास इनवॉइस होगा, उसके पास
Yeah. टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होगा, टैक्स पेइंग इनवॉइस होगा, 1 साल से पुराना नहीं होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है उस पर क्रेडिट क्लेम कर लेगा। क्रेडिट क्लेम कर लेगा। चलिए, however if it applies for registration after 30 days from the date it becomes liable for, then it is not eligible to claim credit। तो क्रेडिट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, ठीक बात। Yes. In no case it is eligible to claim credit of capital goods purchased on or before 1st November, therefore in the given case credit of 5,40,000 आया। सर। चलिए, मुबारक हो। अब हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में सिंपली इतना लिखा हुआ है कि आपको जो क्रेडिट मिलेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म देख लेते हैं। क्लेम मेड अंडर 18(1) A B C D, A लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, B वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, C कंपोजिशन से रेगुलर में आ गए, एग्जाम्पशन वाला टैक्सेबल हो गया। यही तो है, एक बार देख लेते हैं, मुझे याददाश्त मेरे साथ है या नहीं है। यस, कंपोजिट टू रेगुलर, एग्जाम्प्ट टू टैक्सेबल सप्लाई। फॉर्म में आते हैं दोबारा। जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, डेट फ्रॉम विच लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस अंडर सेक्शन 9 एक्सेप्ट 9(3) एंड 9(4) टू क्लेम अंडर A एंड C। A क्या है, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, C क्या है, कंपोजिशन टू रेगुलर। डेट ऑफ ग्रांट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ये अगर क्लेम आप B में क्लेम करते हैं, और अगर D में क्लेम करते हैं, डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल। क्लेम अंडर 18(1) A और B, डिटेल्स ऑफ स्टॉक ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स ऑन विच ITC इज क्लेम। अब देखिए वो क्या मांग रहा है। इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, जिसका आपको जीएसटी नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एक्साइज ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर का जीएसटी नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, उसका डेट, आपको उसका फिर HSN कोड देना होगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है HSN कोड, यूनिट कोड, क्वांटिटी, वैल्यू, फिर अमाउंट ऑफ ITC। C क्लेम कर रहा है, S क्लेम कर रहा है, U क्लेम कर रहा है, I क्लेम कर रहा है, या SS क्लेम कर रहा है। फिर इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। In case it is not feasible to identify invoice, the principle of first in first out may be followed। ये तो आप समझते हैं ना। यस सर। क्लेम्स अंडर C और D, C और D में भी सेम है। C और कॉस्ट अकाउंट का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप क्रेडिट 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का क्लेम करते हैं, बाकी तो ठीक ही, कोई खास नहीं। अब वापस आता है। अब हम लोग कर रहे हैं कंपोजिशन टू रेगुलर वाला। अच्छा, एक बात बताइए, आप C क्लॉज कर रहे हैं, कंपोजिशन से आप बाहर आ गए। कंपोजिशन किस सेक्शन में है? हेलो, सेक्शन 10। सेक्शन 10 में है। क्या कंपोजिशन वाले को कोई भी इनवर्ट सप्लाई का क्रेडिट मिलता है? नो, एक्सेप्ट RCM। ठीक है, मिलेगा। RCM का मिलता है? नहीं मिलता। नहीं। आपको देना जरूर पड़ेगा टैक्स, है ना? यस। और जो टर्नओवर है उस पर टैक्स कितना देना पड़ेगा? 1%, 1%, 5%। 5, 6। यस। और RCM पे टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? 5%। डिपेंड करेगा किस तरह का RCM है। टैक्स आएगा। हाँ सर। एक वाले को भी 5% पे टैक्स देना पड़ सकता है, GT अगर है तो। हाँ सर। आपका RCM आउटवर्ड सप्लाई नहीं है ना, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई पे 1, 5, 6 है। इनवर्ड सप्लाई पे तो जो RCM का रेट है वही लगेगा। वही लगेगा। यस। अब एक बात बताइए, आप कंपोजिशन से बाहर आ गए, क्यों बाहर आ गए? टर्नओवर लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट। आपका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 1.5 करोड़ या 75 लाख। यस। और यू हैव वायलेटेड एनी कंट्रावेंशन, इफ यू हैव वायलेटेड एनी कंडीशंस ऑफ जीएसटी लॉ कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करना, आपने इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया। यस। है ना कुछ कंडीशंस?
हाँ सर। आप जब कंपोजिशन से रेगुलर में आएंगे तब भी वही कहानी आएगी कि आप एमआरपी में, आप तो B2C थे, हाँ आप एमआरपी में बेचते थे, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ या नहीं हुआ? लेकिन आप कंपोजिशन में गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड तो थे। यस। मुझे एक बात बताइए, क्या कंपोजिशन वाला जब रजिस्टर्ड से खरीदता था कोई गुड्स, तो इसका क्या 2B में रिफ्लेक्ट होता था? ये 4B में, 4A है या 4B है इनका? 4A या 4B है सर। रिफ्लेक्ट होता था या नहीं होता था? होता था सर। होता तो सर। तो ये जितना भी इनवर्ट सप्लाई करता था, इसका सारा का सारा यहाँ इसके 4A में रिफ्लेक्ट होता था। सही बात है? यस। अगर 4A में रिफ्लेक्ट होता था तो इसको क्रेडिट देने में हमें कोई दिक्कत होगी? नहीं होगा। नहीं होगा। तो इन्होंने ये कहा कि जब आप व्हेन यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गए या जिस दिन आपने कंट्रावेंशन किया है, उस दिन के एक दिन पहले जितने भी इनपुट्स थे, चाहे वो सेमी फिनिश गुड्स में हो या फिनिश गुड्स में हो, और कैपिटल गुड्स, इन दोनों का क्रेडिट दे देंगे हम आपको। ठीक बात? किसका क्रेडिट ब्लॉक हो गया? इनपुट सर्विस का। सर्विस का। इनपुट सर्विस का क्रेडिट ब्लॉक हो गया। आइए जरा देख लेते हैं। Where any registered person ceases to pay tax under section 10, he shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs or pura held in stock, inputs containing semi-finished or finished goods held in stock, and on capital goods reduced rates 5% per quarter on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9. ठीक बात है? Provided that the credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed. अब मैं इसका percentage points बड़ा सिंपल है, हमने रूल 43 में भी देखा था, वही हमने यहाँ देखना है। आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदा जिसपे टैक्स बनता था 20,000 रुपये, और आप और कैपिटल गुड्स की लाइफ कितनी? 60 months, 5 years। आप कंपोजिशन में 3 साल रहे हैं और रेगुलर में आप उसके बाद शिफ्ट हो गए, यानी कि 2 साल कैपिटल गुड्स की लाइफ के अकॉर्डिंग। तो ये 3 साल का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है? किस बेसिस पे रिड्यूस करेंगे? तो 20,000 फुल क्रेडिट आप क्लेम कर ही चुके थे, इसमें 5% पर क्वार्टर है, तो 1 साल का कितना हो गया? 20%। 3 साल का कितना हो गया? 60%। तो 60% ऑफ 20,000, 12,000 अब मान लेंगे आपने यूटिलाइज हो गया है। बाकी कितना बचा? 8,000। इसका क्रेडिट आप क्लेम कर पाएंगे। आया? यस। आइए। No ITC on input service. File declaration in ITC 01 to claim credit on capital goods. It should not have claimed depreciation on GST component. करेक्ट है? किस सेक्शन में लिखा हुआ है ये? सेक्शन बताइए, नहीं तो मैं लिख दूंगा। चलिए कल बता दीजिएगा जल्दी। नहीं सर, लिख दिया आप तो। To claim credit, inward supply should have been acquired from registered person. क्या यहां पर ये जरूरी है? And should be reflected in, and such invoice is reflected in GSTR 4A. Is it necessary? Yes. जरूरी तो नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्ट होना भी चाहिए। ऑफिसर तो वही पकड़ेगा इसको। Mr. B, registered person, was paying tax under composition rate up to 30th July. However, with effect from 31st July, Mr. B becomes liable to pay tax under regular scheme. Mr. B is eligible for input tax credit on inputs held in stock as of closure of business hours on 30th July 20. ठीक है? फॉर्म में देख लेते हैं, कुछ सी में कुछ अलग से लिखा हुआ है क्या? मैं क्रेडिट क्लेम कर रहा हूं सी में,
ये देखिए सी और डी, जब मैं ए और बी में क्लेम कर रहा था तो सिर्फ इनपुट्स था, Yes. इनपुट हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेन्ड इन सेमी फिनिश्ड और फिनिश्ड गुड्स। जब मैं सी में क्लेम कर रहा हूं यानी कंपोजिशन से जब मैं बाहर आ रहा हूं तो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स Capital. है या नहीं है, Yes. और यहां पर आपको कैलकुलेट करके कम करना होगा। Yeah. The value of capital goods shall be the invoice value reduced by 5 percentage points per quarter of year of part thereof from the date of invoice। Hmm. तो ये क्या कह रहा है कि भैया इनवॉइस वैल्यू को ही कम कर दो, और हमने जीएसटी को कम किया है। हम लोग रूल देखेंगे, प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय, हमने तो रूल के अकॉर्डिंग सेक्शन के अकॉर्डिंग ठीक ही किया है। फॉर्म में लिखता है क्या, द वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी द इनवॉइस वैल्यू, ना ये गलत लिखा है। मतलब फॉर्म में तो भले सेक्शन के अकॉर्डिंग सही नहीं लिखा है। 2 स्टार बनाया हुआ, 2 स्टार किसके लिए बनाया हुआ, ये रहा। कोई आइडिया दे सकते हैं? तो वैल्यू कम होगा तो नेचुरली टैक्स भी कम हो गया सर ना। हाँ, बट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू सेक्शन। मैच कैसे करेगा इनवॉइस को? सेक्शन में तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ इनवॉइस शैल बी रिड्यूस्ड, ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। और हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं, रूल्स भी नहीं पढ़ रहे हैं। सेक्शन को फॉर्म कैन नॉट ओवरराइड रूल्स, रूल्स कैन नॉट ओवरराइड एक्ट। और यहाँ तो फॉर्म ही मतलब पोता दादा को ओवरराइड कर रहा है ना? यस सर। अब कहानी ये हो सकती है, ऑब्वियसली इन्होंने वेबसाइट बनाई है, तो वेबसाइट जो बनाई है इसमें रेट कहीं लिखा रहा है, रेट लिखने के लिए, रेट लिखने के लिए कहा रहा होता तो ऑब्वियसली वो वैल्यू से एडजस्ट कर लेता। जब रेट लिखना नहीं है, मुझे यही भरना है, सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स, तो व्हाई आई शैल रिड्यूस दिस वैल्यू। ठीक बात? चलिए कोई भरेगा तभी समझ में आएगा। 18(1)D, तो ये भी वैसा ही है, ये तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ये कहता है कि जो प्रोडक्ट एग्जम्प्ट था वो अचानक से टैक्सेबल हो गया। अगर मैं रिटेलर हूं और मैं प्रोडक्ट एक्स खरीदता हूं और ये एग्जम्प्ट था और अचानक से ये टैक्सेबल हो गया, तो मुझे क्या क्रेडिट मिलेगा? मिलेगा। कहाँ मिलेगा इसमें? No. जब मैं एग्जाम खरीद रहा था तो उस वक्त क्रेडिट था ही नहीं, टैक्स पेड इनवॉइस थोड़ी था, इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये कब इफेक्टिव होगा? ओनली इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, जो कई सारे इनपुट्स बना के एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या था? एग्जाम था। और ये सारे इनपुट क्या थे? टैक्सेबल थे। ये मैन्युफैक्चरर बता रहा, इस इनपुट्स पर कभी क्रेडिट क्लेम कर पाया होगा? नहीं। क्यों? एग्जाम था। एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए अगर है तो क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाया होगा। हेलो, यस सर। यस सर। है ना? तो अब अगर क्रेडिट नहीं तो इसका क्रेडिट एक्यूमुलेट होता रहा होगा। ये मैन्युफैक्चरर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बेसिस पे रिफंड क्लेम करता होगा। और जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि रॉ मटेरियल पे कम टैक्स और फाइनल प्रोडक्ट पे ज्यादा टैक्स होना चाहिए। सर, तो गवर्नमेंट ने इस फाइनल प्रोडक्ट को टैक्सेबल कर दिया। जैसे ही टैक्सेबल कर दिया तो इसके ऊपर, सर एक मिनट संतोष जी, ये इसके ऊपर जो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है उसका वो क्रेडिट क्लेम कर पाएगा। ठीक बात है? यस। संतोष जी बोलिए। तो ऊपर जो लिखा था ना कैपिटल गुड्स का वैल्यू एडजस्टेड, इसका मतलब वो क्या बोलते हैं, अगर वैल्यू कुछ कैपिटल गुड्स डेबिट हुआ, क्रेडिट मैंने ये हुआ, नेट ऑफ वैल्यू करके दिखाओ, वो इसके बोलते। सपोज 100 रुपए का खरीदा, कम हुआ 5% पॉइंट लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए ना,
मतलब क्या वैल्यू ऑफ कैपिटल मैंने वो तो लिखा है, डेबिट लेकिन नोट इधर क्रेडिट नोट का एडजस्टमेंट समझ में आ गया, लेकिन मैं हाँ। इनवॉइस वैल्यू को 5% पॉइंट से क्यों रिड्यूस करूंगा? हाँ, वो टैक्स लिखना चाहिए। हाँ तो टैक्स की बात है ना। एज पर एक्ट। लॉजिक तो समझ में आ रहा है, वैल्यू रिड्यूस होगा अकॉर्डिंगली टैक्स रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ऐसा है तो मैं नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पर रेट भी तो होना चाहिए फिर। अच्छा, यहाँ पर रेट का कॉलम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। तो रेट का कॉलम होगा तब नहीं ये ऑटो कैलकुलेट होगा, रेट इसको मल्टीप्लाई कर देगा हो जाएगा। और इनवॉइस वैल्यू को कैसे करेगा? तो टैक्सेबल वैल्यू होना चाहिए। वो तो टैक्सेबल वैल्यू से कैलकुलेट करता है। बराबर। वो वर्डिंग कुछ गलत लिखा हुआ। पता नहीं क्या है। पढ़े आप इसको? When an exempt supply of goods or services or both by a registered person becomes a taxable supply, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of inputs held in stock, inputs contained in semi-finished goods or finished goods held in stock, relatable to such exempt supply. देखिए word relatable आ गया। And on capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the day from which such supply becomes taxable. Or credit on capital goods shall be reduced by such percentage points as may be prescribed. No ITC on input service, file declaration to claim credit of inward supply should have been acquired from a registered person. Example वही सेम है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। SNP Private Limited Coimbatore exclusively manufactures and sells product jet which is exempt from GST wide notifications. The company sells jet only within Tamil Nadu. The turnover of the company in the previous year was 55 lakh. The company expects the sale to grow by 20% in the current year. Owing to growing demand for the product, the company decided to increase its production capacity and purchase additional machinery. On 1st July, the purchase price of the capital goods was 20 lakh exclusive of GST at rate of 18%. However, effective 1st November, exemption available on jet was withdrawn by the central government. And GST at the rate of 12%. ये सेम क्वेश्चन है क्या? Was imposed thereon. The turnover of the company for the half year ended on 30th September was 50 lakh. बताइए क्या इसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा? यस और नो? यस, यस यस, क्योंकि 40 लाख से एक्सीड कर गया। अब इसको बताइए क्रेडिट किसका किसका मिलेगा? कैपिटल गुड्स एंड इनपुट। कैपिटल गुड्स का मिल जाएगा। ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब हुआ? 1 नवंबर से। यस, तो 1 नवंबर को जो उसके पास कैपिटल गुड्स पड़ा था 1 जुलाई में, इसका क्रेडिट मिलेगा इसको? यस सर। पूरा मिलेगा या 5 परसेंटेज पॉइंट रिड्यूस करके? 5% कितना क्वार्टर हो गया? 1 क्वार्टर। 1 quarter. ऐसे नहीं, अप्रैल में नहीं ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 क्वार्टर, दिसंबर, तो 2 जुलाई 2 क्वार्टर हो गया। 2 8 क्वार्टर को भी फुल क्वार्टर मानेंगे तो 2 क्वार्टर यानी 10% रिड्यूस करने के बाद, है ना? तो 18% ऑफ 20 लाख कितना होता है ये? 3,60,000। इसका 10% 36,000 माइनस करने के बाद मुझे क्रेडिट मिल जाएगा इसका। यस, और इनपुट का तो मिलेगा ही मिलेगा। यस। In case in the above question is already registered with respect to certain taxable supplies being made by it along with the manufacturer of exempt product Z, other facts remain the same. Can it take input tax credit on additional machinery purchase exclusively for manufacturing Z? If yes, then how much credit can be availed? बताइए। अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो टोटल 43 अप्लाई किया होगा तभी। देखिए नहीं आउटवर्ड सप्लाई में मान लीजिए एक प्रोडक्ट कौन सा बना रहा है? जेड बना रहा है, एक प्रोडक्ट वाई बना रहा है, ये एग्जाम्प्ट था। और ये कह रहा है कि कुछ और सर्टेन टैक्सेबल सप्लाई करता था, ये टैक्सेबल हो गया। तो इन दोनों का एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड थ्रेशोल्ड लिमिट, तो ये रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। ठीक है। अब ये जो कैपिटल गुड्स इसने ये वाला खरीदा था और ये जो कैपिटल गुड्स खरीदा दैट वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेट, दैट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो क्या इसका क्रेडिट मिला था? मिलना तो चाहिए था सर, चाहिए था सर। अरे कैसे चाहिए था? एक्सक्लूसिवली अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए अगर आपने कैपिटल गुड्स लिया है तो क्रेडिट कैसे मिलेगा? बोलिए।
ओके नहीं। ओके सॉरी, Income यस supply नहीं में मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। नहीं अब मिलेगा। ये वाला एग्जेम्प्ट वाला टैक्सेबल हो गया, यस सर, अब मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? यस यस सर, मिलेगा। मिल जाना चाहिए। देखते हैं क्या आंसर में हमने लिखा है। SNP Private Limited supplied exempted goods till 31st October. It was not required to be registered till day, though voluntary registration was allowed under section 25. तो voluntary registration उसने नहीं लिया। However, with effect from 1st October उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया, ठीक है। Rule 43(1)(a) disallows, क्योंकि ये capital goods was used exclusively for exempted goods, therefore credit was not available. ठीक बात है? However, as per section 18(1)(d), where an exempt supply of goods or services by a registered person becomes a taxable supply, such person gets entitled to take credit of input tax in respect of inputs this immediate, ठीक है। Rule 41(a) of the CGST rule 5% per quarter के बेसिस पर रिड्यूस करके मिल जाएगा, ठीक है। Therefore, in the given case, SNP could not claim credit on the machinery till this. The credit will be available for the remaining useful life of the machine and will be computed as follows. यही 3,18,000, ठीक है। Yes. इसका भी आंसर सेम आएगा, यस सर, 3,18,000 क्रेडिट मिलेगा। फिर नो ITC अंडर सेक्शन 18(1) if invoice is more than 1 year old. A registered person shall not be entitled to take input tax credit under 1 in respect of supply of goods or services or good to him after the expiry of 1 year from the date of issue of tax invoice related to such supply. ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। Yes. अब देखिए इसको समझिए, 1 साल का पीरियड है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में बार ऑन टेकिंग क्रेडिट है, अगर 30 सितंबर क्रॉस कर जाता है तो यस, तो 19-20 का क्रेडिट आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर के 3B में ही क्लेम कर सकते हैं। यस, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। यस, उसी तरह से 20-21 का क्रेडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 30 सितंबर के ही 3B में क्लेम कर सकते हो। वो सितंबर का 3B टाइमली फाइल भी होना चाहिए। यस, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या 24 अक्टूबर, ठीक बात है। यस, यस, अब आप देखिए यहां पर एक केस बनता है कि 12 दिसंबर को आई बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 11 दिसंबर स्टॉक पोजीशन लेना है मेरे को, ठीक है। इसका इनवॉइस 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि मैं 13 दिसंबर ये वाला इनवॉइस चल जाएगा मेरे लिए। यस, इसके बाद वाला अगर ये 19-20 का इनवॉइस है, यानी कि इस पीरियड का अगर इनवॉइस है तो 19-20 का तो 30 सितंबर पार हो चुका है। यस, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग नाउ ऑन 11 दिसंबर या 12 Yes. दिसंबर। क्या मुझे फिर भी इसका क्रेडिट जो टाइम बार हो चुका है एज पर सेक्शन 16(4), क्या मुझे इसका क्रेडिट मिल जाएगा? और जबकि सेक्शन 18 डू नॉट ओवरराइड सेक्शन 16 नॉटविथस्टैंडिंग, राइट, लेकिन इसका हेडिंग अगर देखते हैं, स्पेसिफिक, इसका हेडिंग लिखा हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, और ये हमने यहां लिखा भी है अपनी किताब में, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। तो ये स्पेशल प्रोविजन है, स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो हमें लगता है कि हेडिंग विल डिसाइड वेदर क्रेडिट इज अवेलेबल और नॉट। तो ऑब्वियसली मिलेगा, ठीक बात है। मिल जाए। चलिए ये तो सही हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं आपके साथ ये वाला। अच्छा एक बात बताइए, 18(1) में अगर मुझे क्रेडिट अवेल करना है तो मुझे कौन सा फॉर्म फाइल करना है? ITC 1, कितने दिन के अंदर? 30 days, 30 डेज के अंदर। बाकी सब कुछ सेम है। यस, Manner of claiming credit in special circumstances, either full or reduced credit. The input tax credit claim in accordance with 18(1) on inputs this or capital goods. 18(1) में inputs और C और D में आपको capital goods का भी मिलता है, ठीक बात है। यस, यस, A, B, C, D में चारों में inputs का मिलेगा, C और D में capital goods का मिलेगा, ठीक है। यस, कैपिटल गुड्स में आपको 5 परसेंटेज पॉइंट्स रिड्यूस करके मिलेगा,
देखिए टैक्स पेड ऑन सच कैपिटल गुड्स बाय 5 परसेंटेज पॉइंट्स, ठीक बात है। आईटीसी 01 कितने दिन के अंदर आपको फाइल करना है? 30 days. 30 days. 30 डेज के अंदर, और ये टाइम लिमिट इंक्रीज हो सकती है। द डिक्लेरेशन अंडर क्लॉज बी, यानी कि ये शैल क्लियरली स्पेसिफाई द डिटेल्स व्हेन यू बिकेम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। कब आपको सर्टिफिकेट ग्रांट हुआ था? 18(1)(c) में व्हेन यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, 18(1)(d) में व्हेन द exempted सप्लाई बिकेम टैक्सेबल सप्लाई। यही हमने फॉर्म में वो डेट अलग अलग मांग रहा है या नहीं मांग रहा है? पहले टिक लगा दीजिए। ये देखिए ए और सी में डेट फ्रॉम विच लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेस अंडर सेक्शन 9, ए में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और सी में कंपोजिशन से आप बाहर आ गए। बी में वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, ग्रांट ऑफ डेट ऑफ ग्रांट ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, डेट ऑन विच गुड्स और सर्विसेज बिकम्स टैक्सेबल। डी में स्पेसिफिक वो मांग रहा है। फिर ये कहता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप क्रेडिट 2 लाख रुपए से ज्यादा क्लेम कर, मैंने गलती से 2.5 लाख बोल दिया था, 2.5 लाख उसमें रिफंड वाले में है, तो 2 लाख से ज्यादा है, ठीक बात। ओहो देखिए यहां लिखा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम इन अकॉर्डेंस विद दिस सी एंड डी shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding supplier in 1 or 4 on the common portal। तो हम लोग जो बोल रहे थे कि वो रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा सी और डी में? yes sir, कंपोजिशन वाला अगर बाहर आता 4A में रिफ्लेक्ट होगा। Yes. सप्लायर 4 फाइल करेगा लेकिन मुझे 4A में नजर आएगा। Yes, 4A में रहेगा। सप्लायर 1 फाइल करेगा, मुझे 2B में नजर आएगा। Yes. तो ये देख लीजिए ए और बी में तो रिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो तो अनरजिस्टर्ड था उस वक्त। Unregistered, yes. ठीक है। और फिर द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स और प्लांट मशीन फॉर द पर्पस ऑफ 6 शैल बी कैलकुलेटेड बाय 5% के बेसिस पे। अगर आप बेचते हैं तो हम लोग ये करेंगे बात, ठीक है। और एक आया है क्वेश्चन, क्या? अभी एक जीएसटी ऑफिसर ने वो एक कंपनी का 2 टाइप का बिजनेस है, एक फर्नीचर है, एक मार्बल बिजनेस है। तो मुझे कौन कौन सा बिजनेस? एक मार्बल बिजनेस है और फर्नीचर का बिजनेस है। फर्नीचर का, ठीक है। हाँ तो वो क्या बोलता है ऑफिसर, क्या जीएसटी नंबर एक ही है, 2 नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन ये लोग पीएनएल डिफरेंट बनाते थे। ठीक बात है। इनकम टैक्स में इसका अलग बनता था, बैलेंस शीट कंबाइंड होता था। अच्छा। तो वो ऑफिसर क्या बोलता है, ये लोग ने क्या किया, क्रेडिट को ऐसा अलग अलग नहीं किया। जब ये एक ही बुक्स ऑफ अकाउंट जीएसटी के लिए मेंटेन करते थे तो वो उन लोग ने कॉमन क्रेडिट लिया, फर्नीचर का भी इसमें आया, इसमें आया। ऑफिसर क्या बोलता है कि जो इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस में ना यू आर डूइंग द फर्नीचर बिजनेस, तो फर्नीचर का बिजनेस में फर्नीचर का रिलेटेड मिलेगा, मार्बल का नहीं मिलेगा। तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था कि जो डेफिनेशन में लिखा है इनपुट में ऐसा कोई बाइफर्केशन है, इट इज टू बी कोरिलेटेड टू द सिमिलर काइंड ऑफ द बिजनेस। तो ऑफिसर लेकिन चैलेंज करता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमने उस पर अपील भी फाइलिंग किया है। ऑफिसर कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर रहा है, आप क्या कर सकते हैं। हाँ अभी एक्चुअली क्या है सर, अभी मैं तो प्रैक्टिस करता नहीं जॉब पे, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है वो सीए है उन लोग में, तो वो मेरे से पूछते रहते कैसा करने का, तो मैं उनको सजेस्ट देता। मैं कभी प्रैक्टिस में गया नहीं, तो हम तो जॉब में करते, लेकिन हमको एक्सपीरियंस में हो गया, थोड़ा बहुत उनको आइडिया देता हूँ, डेली में पूछते रहते हैं ऐसा। सही बात है, नहीं अच्छा है। ये तो शुरू से नहीं है, कोई भी बिजनेस कहीं से भी तो वो दिया पता नहीं। ऑफिसर देखिए हर लोगों का सोचने का तरीका है। एक ऑथरिंग ऑफिसर है ना, वो दिमाग खराब करते। एक्चुअली वो पीएनएल अलग बनाने नहीं चाहिए संतोष जी, वो एक ही बनाना चाहिए पीएनएल। नहीं पीएनएल अलग बनाऊंगा, क्या दिक्कत है? नहीं लेकिन अलग बना तो आप खुद हाईलाइट कर लेना उस चीज को। ऐसा नहीं होता ना, अभी हम कितना भी करेंगे, आपने पैन बेस लिखा है, मैं 100 पीएनएल बनाया। ये अलग बात है कि पीएनएल अल्टीमेटली इनकम टैक्स में तो एक ही जाएगा, ऑफिसर को दो पीएनएल दिखलाना ही नहीं चाहिए, एक ही पीएनएल दिखलाओ। ये जरूर कर सकते हैं। बैलेंस शीट में पीएनएल अलग अलग हुआ है, उसका दिखाना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट में फर्क हुआ। कल मिलते हैं, है ना?
यस सर। और क्या बच गया देखते हैं। 3 4 5 ठीक। सर्कुलर एक छोटा सा, 4 फिर बहुत सारे क्वेश्चंस। सैटरडे ठीक है, 30 तारीख तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है, Thank you, sir. कल मिलते हैं। बाय।